Hello all of you. We have all talked about dielectrics. इंसुलेटर को हम प्यार से डाइलेक्ट्रिक बुलाते हैं, ठीक है. Now what are the basic characteristics of insulators? They are very very poor conductors. Poor conductors होने का reason क्या है कि unlike metals they don't have any free charges, they don't have any conduction electrons. That is the reason वो लोग conduct नहीं कर पाते. Is that clear? The dielectrics मतलब insulators. देखो इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैंने तुमको पहले बताया है. एक डाइलेक्ट्रिक का खुद का एक लिमिट होता है. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक टर्म मैंने यूज़ किया था. अगर तुमको वो कहानी याद है, मैंने ये कहा था कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दे तो डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चालू करेगा, स्ट्रेच करना चालू करेगा. स्ट्रेच करते 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 मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाऊँ, एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि मॉलिक्यूल को ही तोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन्स को प्लक आउट करके निकाल के लेके आ जाएगा. उस वक्त वो डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर नहीं रहेगा, वो कंडक्टर बन जाएगा. जब तक वो डाइलेक्ट्रिक उस फील्ड को झेल पाता है या जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो डाइलेक्ट्रिक झेल पाता है उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. ठीक है, ठीक है. हम उस रास्ते नहीं जाएंगे आज. दैट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे. आज हम डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर एज ए होल एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे. बहुत सिंपल सा डिस्कशन है. डाइलेक्ट्रिक्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. एक तो हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक तो हो गया नॉन पोलर. पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सुना है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पर. एक तो हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. अगर तुम्हारे पास एक इंसुलेटर है जिसके मॉलिक्यूल्स पहले से ही पोलराइज्ड है, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल. मैंने लिख के रखा है HCl. एक्चुअली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल कैसे बनता है, देखो HCl में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है. दैट मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, द सेंटर ऑफ द positive charge and the center of the negative charge, they don't coincide with each other, they are separated. That means they behave as a dipole, they have some dipole moment associated. That means अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक का स्लैब कंसिडर करूँ, पोलर डाइलेक्ट्रिक का स्लैब कंसिडर करूँ, तो हर एक मॉलिक्यूल के साथ एक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड होगा. इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम ये समझ चुके हो कि अगर हमारे पास एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो हर एक मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, क्या ये मैं कह सकता हूं कि एज ए होल अगर पूरा स्लैब कंसिडर करूं, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स को अगर एक साथ कंसिडर करूं, कैन आई से उस पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पास रिजल्टेंट कुछ डाइपोल मोमेंट होगा? देखो हर एक मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ पी वेक्टर तो है ही. तो मैंने कहा कि अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ कंसिडर करूं, पूरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक साथ कंसिडर करूं, तो क्या उस डाइलेक्ट्रिक पोलर स्लैब के पास कोई रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा? और उसका जवाब होगा नहीं. द डाइलेक्ट्रिक स्लैब मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स विल नॉट हैव एनी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट. द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0. नाउ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना कि सर हर एक मॉलिक्यूल के पास तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, तो एज ए होल उस स्लैब के पास क्यों डाइपोल मोमेंट नहीं है? यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग. मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया. दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये सारे मॉलिक्यूल्स है और मैंने प्लस एंड माइनस को अलग अलग करके शो किया टू इंडिकेट द फैक्ट दैट दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल. द positive cloud and not the positive charge and the negative charges, they are separated from each other. But the point is, अगर positive charge and negative charge are separated from each other in this case, अगर मैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट चेक करूँ तो वो कुछ इधर होगा, पी वेक्टर इसका इधर होगा, दिख रहा है ना, पी वेक्टर इसका इधर होगा. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा. इज दैट क्लियर? Now my point is, if I see all the polar molecules in this case, all the polar molecules are randomly arranged. Did you hear the word? मैंने क्या कहा? All the polar molecules are randomly arranged. That means जितने सारे तुमको छोटे छोटे p vectors दिख रहे हैं, छोटे छोटे p vectors दिख रहे हैं, all those p vectors are randomly arranged. तो सारे p vectors का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा वो 0 आएगा. इज दैट क्लियर? फिर से कह रहा हूँ, सारे p वेक्टर्स जो है दे आर रैंडमली अरेंज्ड. तो सारे p वेक्टर्स का अगर मैं
रिजल्टेंट निकालूंगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। दैट मीन्स इवन दो हर एक मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है, बट द एंटायर स्लैब एज ए होल डज नॉट हैव एनी डायपोल मोमेंट, एंड द रीजन इज ऑल द डायपोल्स आर रैंडमली अरेंज्ड, सो ऑल ऑफ देयर डायपोल मोमेंट्स कैंसल आउट। समझ में आया? क्लियर? तो ये था पोलर डाइलेक्ट्रिक का कहानी। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इट्स वेरी सिंपल। नॉन पोलर, दैट मीन्स व्हाट? We have a molecule where the center of positive charge and the center of negative charge they coincide with each other. मतलब ऐसे molecules के पास starting से कोई dipole moment नहीं रहता, starting से कोई dipole moment नहीं रहता। But what will happen अगर हम एक non polar dielectric के through एक external field पास करें? क्या पास कर दे? external field पास कर दे। अभी external field क्या है भाई? field तो force ही है ना, है या नहीं है? अभी अगर मैं एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के थ्रू एक्सटर्नल फील्ड पास कर दूं तो होगा क्या? फील्ड, चलो ये इस डायग्राम को देखते हैं। फील्ड जिस तरफ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे फोर्स लगेगा। दैट मीन्स द नेगेटिव चार्जेस विल बी शिफ्टिंग दिस साइड एंड पॉजिटिव चार्जेस विल बी शिफ्टिंग दैट साइड। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इवन दो ये मॉलिक्यूल पोलराइज नहीं था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के हमने इसको डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया। हमने इसको एक इंड्यूस्ड डाइपोल बना दिया बिकॉज हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अलग कर दिया और पॉजिटिव चार्ज अलग जगह चला गया। दैट मीन्स नाउ देयर इज ए सेपरेशन बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, एंड नाउ दिस इज अ डाइपोल बट दिस इज एन इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड मतलब हमने करवाया है, हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा के इसको डाइपोल में कन्वर्ट किया है। इज दैट क्लियर? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? वो डाइपोल इंड्यूस करता है। और हमने ये देखा है कि अगर हर एक मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड पी वेक्टर हमेशा अपने आप को किस तरफ अलाइन करना चाहेगा। देखो सालों पहले पढ़ाया था ना, सालों पहले पढ़ाया था ना यार, तुम लोग इतना जल्दी भूलने से कैसे हो गए? सब चीज़ें अच्छे से दिमाग में सेट करके रखना है। मैंने बहुत बार बताया कि पहले के कंसेप्ट्स बार बार आएंगे। देखो फिर से आ गया। मैंने डाइपोल के केस में बताया था कि डाइपोल हमेशा अपने आप को ई वेक्टर के अलोंग अलाइन करना चाहेगा। तो यहाँ पर जैसे तुमको दिख रहा है ऑल द पी वेक्टर्स आर ट्राइंग टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख रहा है ना? अभी अगर तुम मुझे पूछोगे सर क्या इस सिनेरियो में अगर मैं पूरा स्लैब कंसिडर करूं, पूरा उस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का स्लैब कंसिडर करूं, क्या उसके पास कोई रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा? एंड आई नो दैट यू नो द आंसर, एंड द आंसर इज यस, बिकॉज नाउ ऑल द डाइपोल्स आर प्रॉपरली अरेंज्ड, all the p vectors are now pointing towards electric field. That means अभी अगर मैं पूरे स्लैब को एक साथ कंसिडर करूं तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? गेटिंग द पॉइंट? पक्का समझ में आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी ये जो हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, अगर हमने यही एक्सटर्नल फील्ड इन पोलर मॉलिक्यूल्स के थ्रू भी पास करवाया या इस पोलर डाइलेक्ट्रिक के थ्रू भी पास करवाया तो एग्जैक्टली यही होगा। देखो दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर पी वेक्टर बनता है, मतलब डाइपोल बनता है, फिर ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन करता है। यहाँ पर ऑलरेडी डाइपोल बना हुआ है। जब हम इसके थ्रू फील्ड पास कर देंगे तो ये पूरा अरेंजमेंट भी ऐसा ही बन जाएगा। जितने सारे तुमको पी वेक्टर्स दिख रहे हैं, ऑल दिस पी वेक्टर्स विल नाउ अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गेटिंग द पॉइंट? इसको अलाइन करने में मेहनत ज़्यादा है बिकॉज पहले इसको डाइपोल बनाओ उसके बाद अलाइन करो। ये आसान है बिकॉज ये ऑलरेडी डाइपोल बना हुआ है, इनको सिर्फ अलाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा। तो इसके थ्रू अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दूँ तो पिक्चर ऐसा ही बनेगा, इसका पिक्चर भी एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा, दैट ऑल द p vectors will be pointing, will be aligning themselves along the direction of electric field. Are you getting the point what I'm trying to say? Now this scenario is very much similar to you can imagine students standing in an assembly line. सबने असेंबली अटेंड किया राइट? मैंने भी अटेंड किया अपने स्कूल टाइम में। जब तक प्रिंसिपल नहीं आता सामने, जब तक टीचर्स नहीं आते, सारे बच्चे इधर उधर, मैं भी भागता था इधर उधर, रैंडमली भागता था। दैट मीन्स सबका मूवमेंट का डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में था राइट। बट फटाफट टीचर आ गया, प्रिंसिपल आ गया, सो व्हाट विल हैपन देन? प्रिंसिपल एंड द टीचर आर जस्ट लाइक द एक्सटर्नल फील्ड। उनके प्रेजेंस में धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं? शरीफ बन जाते हैं, चुपचाप आके लाइन में खड़े होना चालू करते हैं। बट बहुत बहुत बड़ा होता था असेंबली लाइन, तो चुपचाप सब लोग लाइन में खड़ा, दे कीप ऑन स्टैंडिंग ऑन द लाइन प्रॉपरली
डिसिप्लिन फॉलो करके। अभी देखो कितना असेंबली लाइन में कितना डिसिप्लिन होगा, कितना अच्छे लाइंस बनेंगे, डिपेंड करेगा कि कितने सारे टीचर्स घूम रहे हैं। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन इन द असेंबली लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टीचर्स रोमिंग अराउंड इन दैट रीजन। जस्ट लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना अच्छा अलाइनमेंट मिलेगा। जितना ज़्यादा टीचर्स उस असेंबली लाइन में घूमेगा उतना अच्छा डिसिप्लिन रहेगा उस असेंबली लाइन में, सारे बच्चे अच्छे से लाइन बनाएंगे। कुछ फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कि वहाँ पर टीचर्स मोटिवेटिंग फैक्टर था फॉर द अलाइनमेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर द अलाइनमेंट। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उतना अच्छा अलाइनमेंट, एंड डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, और एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा। देखो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है कि किस एक्सटेंट तक तुम इस स्लैब को पोलराइज कर सकते हो। ओके, और एक थिंग आई जस्ट मिस्ड, मैं इसको बता रहा हूँ उसके पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिख के रखा है तुम्हारे लिए। देखो, स्पेशली फॉर नॉन पोलर, इन दिस केस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं कहना चाहूँगा। ये इनफैक्ट इसके लिए भी वैलिड है। अगर हम एक्सटर्नल फील्ड पास करते हैं तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या होता है? दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट? लेकिन ये जो इन दोनों के बीच सेपरेशन चालू होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये कब तक सेपरेट होते रहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जो उसको स्ट्रेच कर देगा। तुमको क्या लगता है ये स्ट्रेच होते जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने कांस्टेंट रखा, क्या ये स्ट्रेच होते रहेगा? हमेशा होते नहीं रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब अलग होना चालू होंगे तो इनके अंदर भी तो एक इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स आएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच भी तो एक इंटरनल, खुद का अंदर एक इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स आएगा। और जब तक इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स बाहर के एक्सटर्नल फील्ड को बैलेंस नहीं करता तब तक ये स्ट्रेच होता रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इनको दूर लेके जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव को दूर लेके जा रहा है, और उनके अंदर का जो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स है वो उनका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो मेंटेन करना चाह रहा है। तो एक टाइम आएगा कि बाहर का एक्सटर्नल फील्ड और उनका अंदर का जो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स है वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद से ये सेपरेशन बंद हो जाएगा। आर गेटिंग द पॉइंट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मुझे कुछ बच्चों ने डाउट पूछा था तो मुझे लगा कि आज मैं ये बता दूं ताकि लोगों में कन्फ्यूजन ना रहे। आई होप सो तुमको ये समझ में आया। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, अभी हम चलते, जो मैं तुमको बोलना चाहता था दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। मतलब एक डाइलेक्ट्रिक कितना हद तक पोलराइज हो पाएगा वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एक तो फैक्टर मैंने जस्ट नाउ डिस्कस कर लिया, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना अच्छा अलाइनमेंट होगा। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना डायपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा, बिकॉज अलाइनमेंट इंप्रूव होगा। और एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन मतलब यू कंसिडर एनी मटेरियल जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा हो, या जिसके पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, उनके पास कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस थर्मल एनर्जी जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो सारे मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग। अभी ये मॉलिक्यूल्स अगर वाइब्रेट करना चालू करेंगे तो उनका पी वेक्टर भी दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, राइट? उनका डायरेक्शन में थोड़ा मूव करना चालू होगा। तो इसके कारण अलाइनमेंट थोड़ा बिगड़ता है, अलाइनमेंट थोड़ा डिसरप्ट होता है। दैट मीन्स सीधा बोलूँ कि अलाइनमेंट वाले आइडिया को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है? एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे अलाइनमेंट उतना अच्छा होगा। थर्मल एनर्जी या सिस्टम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो अलाइनमेंट बिगड़ेगा, बिकॉज थर्मल एजिटेशन विल इंक्रीज, द मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। इफ दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग इट विल डिस्टर्ब द अलाइनमेंट एंड it will basically affect the net dipole moment of the system. ठीक है ना? समझ में आया ना? ओके फाइन, आई थिंक सो तुमको समझ में आया। इसको अच्छे से नोट करो। यू विल हैव ए क्वेश्चन कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ये सीन में आएगा, इसको हम कैपेसिटर के साथ कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर डालेंगे, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो तुमको रियलाइज़ होगा। मैं नेक्स्ट तुमको बता रहा हूँ कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर डालते हैं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू। ठीक है, फिलहाल अभी इसको कॉपी करो, मैं तुमको नेक्स्ट यही समझाऊंगा। ठीक है,
ओके, अभी हम ये नेक्स्ट केस देखते हैं जहाँ पर हम ये स्टडी करेंगे कि एक डाइलेक्ट्रिक को अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स के अंदर डाल दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट्स दिख रहा है ना, एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक में नेगेटिव चार्ज है। वो लोग अपने बीच में मस्त इलेक्ट्रिक फील्ड बना कर रखा है, मैंने शो नहीं किया। पॉजिटिव टू नेगेटिव देयर आर एक्सटर्नल फील्ड लाइंस। और ये दो पैरेलल प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है उसमें हमने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करके रखा। इज दैट क्लियर? हमने क्या किया, इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करके रखा। तो ये बताओ, अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के थ्रू एक्सटर्नल फील्ड पास करें तो क्या होगा। याद है ना क्या होता है, जितने सारे, अगर ये नॉन पोलर है तो सारे मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो जाएंगे, और जितने सारे पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल ट्राई टू अलाइन देमसेल्व्स। उनका जो पी वेक्टर है, उनका जो डाइपोल मोमेंट है, दैट विल ट्राई टू अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट। एक्सटर्नल फील्ड अगर इधर है तो पॉजिटिव चार्जेस विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट एंड नेगेटिव चार्जेस विल शिफ्ट अपोजिट टू द फील्ड। इसलिए यहाँ पर तुमको राइट में सारे पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं, एंड जो नेगेटिव चार्जेस, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट करेगा, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट इन दिस केस। तो यहाँ पर लेफ्ट में सारे नेगेटिव चार्जेस शिफ्ट हो गए। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके, फाइन। नाउ माई पॉइंट इज, तुमको एक चीज़ ध्यान से देखना है। अगर मैं तुमको ये पूछता हूँ कि ये बताओ कि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज द नेट चार्ज? इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक व्हाट इज द नेट चार्ज? तुम क्या बोलोगे? ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने पूछा कि डाइलेक्ट्रिक के इंटरनल रीजन में, अंदर पे, एजेस पे नहीं, अंदर नेट चार्ज कितना है। अगर ये पूछता हूँ तो उसका जवाब क्या होगा? चलो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। ये जो पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ वेरी क्लोज टू ए नेगेटिव चार्ज, तो ये प्लस माइनस को कैंसिल कर देगा, ये प्लस भी माइनस को कैंसिल कर देगा, प्लस माइनस को कैंसिल कर देगा, प्लस माइनस को कैंसिल कर देगा। देखो, कैंसिल का सेंस है, अगर मैं नेट चार्ज कैलकुलेट करूँ, एज बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, प्लस माइनस दे विल कैंसिल आउट। सिमिलरली ये प्लस माइनस को, ये प्लस माइनस को, ये प्लस माइनस को, ये प्लस माइनस को कैंसिल आउट कर देगा। दैट मीन्स मैं, अगर तुम मुझे अगर पूछोगे व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड, मैं कहूँगा भाई वो तो जीरो है, बिकॉज प्लस माइनस दे कैंसिल आउट ईच अदर। क्या सारे प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं? एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो, इफ यू सी दिस डायग्राम प्रॉपरली, तो तुमको ये दिखाई देगा कि ये वाला जो सरफेस है, एज, ये वाला जो सरफेस है, और ये वाला जो सरफेस है, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस दिख रहा है, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ नेगेटिव चार्जेस दिख रहा है, एंड दे डोंट कैंसिल आउट। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक तो ऐसा एक स्लैब जैसा है, तो डाइलेक्ट्रिक का ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, एक सरफेस में तुमको नेगेटिव चार्जेस दिखेगा, एक सरफेस में तुमको पॉजिटिव चार्जेस दिखेगा। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट चार्ज जीरो, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे, एक सरफेस पे तुमको नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा, एक सरफेस पे तुमको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। वो लोग कैंसिल आउट नहीं होंगे। दैट मीन्स इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करूँ तो ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसमें नेगेटिव चार्जेस है, क्लियर, और ये जो सरफेस है इसमें क्या दिख रहा है हमको? पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं। ठीक है ना, इनको हम इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं। फाइन। तो देखो, सोचने का तरीका क्या है, तुमको ऐसा सोचना है कि ये सरफेस एक चार्ज शीट जैसा बिहेव करेगा अभी, और ये वाला सरफेस भी एक चार्ज शीट जैसा बिहेव करेगा। चार्ज शीट्स, हमने चार्ज शीट्स को लेकर बहुत डिस्कशन किया है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने क्या कहा? देयर आर टू पैरेलल प्लेट्स जिनके बीच ऑलरेडी एक फील्ड है, जो रेड कलर का फील्ड मैंने दिखाया, एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट। एंड डाइलेक्ट्रिक का जो दो सरफेस है वो भी अभी एक चार्ज शीट जैसा बिहेव कर रहा है, विच मीन्स दिस टू सरफेसेस आर गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अमॉन्ग देमसेल्व्स। अपने आप में ये लोग फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ध्यान से देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसका नाम हमने क्या दे दिया? ई आई दे दिया। ये जो ई आई है इसको हम बुलाते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो ई नॉट है, ई नॉट है प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल फील्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दैट मीन्स इस कहानी में यू आर गोइंग टू लुक एट टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एक तो हो गया एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, एक तो हो गया उनके बीच का जो चार्ज्ड सरफेसेस है उनके बीच का खुद का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
EI. Is that clear? Is that clear? Okay. Now, if I ask you, what is the resultant field inside the dielectric? Come on, what is the resultant field inside the dielectric? तो उसका जवाब होगा, सर देखिए आप, एक्सटर्नल फील्ड E0 तो पहले से ही है और एक इंड्यूस्ड फील्ड EI आ गया, तो रिजल्टेंट फील्ड का जो वैल्यू होगा वो E0 से कम होगा, बिकॉज जो रिजल्टेंट फील्ड है वो E0 माइनस EI होगा, बिकॉज E0 इधर है, EI इधर है, तो रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा? E0 माइनस EI. That means the resultant field inside the dielectric will be less as compared to the external field, because external field में वैल्यू कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड का? E0, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर घुसने के साथ साथ E0 के वैल्यू को थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाता है बाय EI, दैट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इसलिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर का जो फील्ड है दैट विल बी लेस देन द एक्सटर्नल फील्ड. तो अगर मुझे डाइलेक्ट्रिक के अंदर के फील्ड को लिखना है, रिजल्टेंट फील्ड को लिखना है, ध्यान से देखना, ये मैंने रिजल्टेंट फील्ड लिखा है, वो कितना होगा? E0 माइनस EI. दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. अभी एक बात बताओ, डू यू एग्री टू द फैक्ट कि रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक विल बी लेस देन द एक्सटर्नल फील्ड E0? E0 से कम होगा, बिकॉज EI माइनस करना पड़ता है हमको. तो मैंने क्या किया, छोटा सा चेंज किया. ये जो रिजल्टेंट फील्ड है, E को मैंने लिख दिया E0 बाई K, वेयर K इज मोर देन 1, क्योंकि मुझे पता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर का जो फील्ड है वो E0 से कम होगा, तो हमने E0 बाई K से डिवाइड कर दिया, और K का वैल्यू अगर 1 से बड़ा कर दिया मैंने, तो E0 बाई K का वैल्यू E0 से कम ही होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर 1 से ज़्यादा है. कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने कहा कि जो रिजल्टेंट फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो E0 से कम होगा, तो उसको लिखने के लिए हमने E0 के फॉर्म में ही लिख दिया, दैट इज E0 बाई K, वेयर K इज मोर देन 1. दैट मीन्स E0 बाई K एज ए होल, ये जो टर्म है दैट विल बी लेस देन E0, उसी को ही हमने E लिख दिया, दैट इज रिजल्टेंट फील्ड. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में हम E के जगह क्या लिख सकते हैं? E0 बाई K, इस E के जगह ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज इक्वल टू E0 माइनस EI. ठीक है ना? ऐसे करके हमने लिख दिया. ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन और एक कहानी याद दिलाना चाहूँगा. बहुत पहले मैंने तुम लोगों को ये सिखाया था कि अगर एक कंडक्टर होता इसके जगह पर, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होता? ज़ीरो हो जाता. देखो, अगर तुमको याद है, कुछ ऐसा ही केस बनता था कंडक्टर के केस में भी. जस्ट इमेजिन, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं हो के कंडक्टर होता, तो हम तो यही कहते हैं ना कि कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट फील्ड क्या होता है? ज़ीरो होता. ऐसा क्यों होता है? याद है ना तुमको? कंडक्टर है, कंडक्टर के पास अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर अगर प्लस सिग्मा नॉट आएगा तो इस सरफेस में कितना आ जाएगा? प्लस सिग्मा नॉट है, तो इसमें कितना आ जाएगा? ओहो, मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो इस सरफेस में कितना आ जाएगा? माइनस सिग्मा नॉट. और यहाँ पर अगर इस प्लेट में माइनस सिग्मा नॉट है, इस सरफेस में कितना आ जाएगा? प्लस सिग्मा नॉट. अगर ये कंडक्टर होता तो, राइट, पूरा फुल यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ जाता, फुल पॉजिटिव चार्जेस आ जाता, और इस नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज का इतना स्ट्रेंथ होता कि वो लोग E0 के बराबर फील्ड प्रोड्यूस करता. मैंने जो यहाँ पर EI लिखा है ना, इस EI का वैल्यू बराबर E0 हो जाता. अगर ये कंडक्टर होता तो EI का वैल्यू बराबर E0 हो जाता, जिसके कारण ये ब्लैक वाला फील्ड एंड रेड वाला फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता, और हम कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट फील्ड क्या हो गया? ज़ीरो. एस बिकॉज इट इज डाइलेक्ट्रिक. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर जो तुमको नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं ना, दिस आर नॉट फ्री चार्जेस. ये जो नेगेटिव चार्जेस है, इसको हम इंड्यूस्ड चार्जेस बुलाते हैं. इंड्यूस्ड चार्जेस इसलिए बुलाते हैं, ध्यान से देखो, ये यही तो है वो नेगेटिव जो हमको दिख रहे हैं. ये नेगेटिव चार्जेस अभी भी एटम के अंदर ही है, ये लोग एटम से बाहर नहीं निकले. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जो नेगेटिव चार्जेस तुमको दिख रहे हैं, ये अभी भी एटम के अंदर है, थोड़ा शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस दिख रहा है, और थोड़ा पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, थोड़ा सा. इसलिए इस चार्ज शीट का कैपेसिटी नहीं है E0 को कैंसिल आउट करने का. नो डाउट दे प्रोड्यूस ए फील्ड EI विच रिड्यूसेस E0, बट दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू कंप्लीटली कैंसिल आउट E0 एज इन केस ऑफ ए कंडक्टर. कंडक्टर होता तो कैंसिल आउट हो जाता. डाइलेक्ट्रिक है, इसलिए पूरा कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा,
लेकिन अंदर का जो फील्ड है वो ई नॉट से थोड़ा कमा दे रहा है, दैट इज ई नॉट माइनस ई आई, जो मैंने वहाँ पर लिख के रखा है। आई होप सो मैं तुमको समझा पाया ये आइडिया, ठीक है ना। अभी इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमने रिजल्टिंग फील्ड को ई नॉट बाई के लिख दिया। हम एक काम करते हैं, हम ई आई को इधर लिखते हैं एंड दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है। इसको एक्सटेंड करते हैं, व्हाट इज ई आई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाई दिस चार्ज्ड शीट्स, एंड वी नो चार्ज शीट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिग्मा आई मतलब इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रहा है। एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिग्मा नॉट है ये तो प्लेट का चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, बिकॉज ई नॉट तो प्लेट्स बनाते हैं ना, ये फील्ड ई नॉट वाला फील्ड कौन बनाता है, प्लेट्स बनाता है, ठीक है। सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के, ये इसको मार देगा, ये तो हो गया सिग्मा का रिलेशन। दैट इज फाइनली मैं लिख सकता हूँ कि सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 माइनस 1 बाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये तुमको याद रखना है। सिग्मा का अगर ऐसा रिलेशन है तो इंड्यूस्ड चार्जेस का क्या रिलेशन होगा, जस्ट सिग्मा के जगह क्यू आई लिख दो, सिग्मा नॉट के जगह क्यू नॉट लिख दो, 1 माइनस 1 बाई के। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट दोनों रिलेशन तो सिमिलर ही है, एक में हमने चार्ज डेंसिटी लिखा है, एक में हमने चार्ज लिखा है। अरे भाई बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पक्का, इज दैट क्लियर। ये जो के है, ये जो के तुमको दिख रहा है, इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिखाई दे रहा है ना, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, मतलब तुमने किस तरीके का डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया है, किस तरीके का डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है के का वैल्यू, ठीक है। याद रखना, के का वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन 1, याद रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इज दैट क्लियर, ओके फाइन, हमको के पता चल गया। थोड़ा सा और एक आइडिया डिस्कस करते हैं। मैं कंडक्टर को लेके बहुत इंटरेस्टेड हूँ। अगर ये तो हमने एक डाइलेक्ट्रिक, एक इंसुलेटर के लिए डिराइव किया, ठीक है। से जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, से फॉर ए कंडक्टर, कैन यू से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। कंडक्टर के लिए के का वैल्यू क्या होगा, अगर कंडक्टर के लिए थियोरेटिकली के को डिफाइन करना चाहूं तो, थियोरेटिकली जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, कम ऑन, एनी डाउट, नॉट डाउट, एनी आंसर, कोई आइडिया क्या कर सकते हैं के का वैल्यू कितना होगा फॉर ए कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट फील्ड 0 होता है। ये जो ई दिख रहा है ना तुमको, ई इक्वल टू ई नॉट बाई के, ये ई क्या है, याद है ना, रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जो मैं अभी कंडक्टर कह रहा हूँ। लेट अस इमेजिन दैट टू बी ए कंडक्टर। मुझे पता है कि ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अगर ई का वैल्यू 0 चाहिए तो के का वैल्यू कितना होगा भाई, के का वैल्यू तो इन्फिनिटी ही होगा ना, के का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तब ना रिजल्टेंट फील्ड 0 होगा। इसीलिए कंडक्टर के लिए हम के का वैल्यू क्या मानते हैं, के का वैल्यू हम इन्फिनिटी मानते हैं। याद है, अगर कंडक्टर होता तो यहाँ सिग्मा नॉट होता, तो यहाँ पर कितना आता, माइनस सिग्मा नॉट होता। समझ में आ रहा है इस इनर सरफेस पे। एक बार ये देखते हैं, अगर कंडक्टर के लिए सिग्मा आई का वैल्यू निकालूँ, वो कितना होगा, सिग्मा नॉट 1 माइनस 1 बाई के जगह हमने क्या पुट कर दिया, इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी इज व्हाट, 0, और हमको क्या मिलता, सिग्मा आई इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा नॉट। इसका मतलब क्या है, यही तो बताया था कि अगर कंडक्टर होगा तो यहाँ पर अगर सिग्मा नॉट है तो उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पर डेवलप होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ डेवलप होगा। और ये चीज़ इसी बात को फिर से जस्टिफाई करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इज दैट क्लियर। तो ये जो कहानी है ये मैंने कंडक्टर के लिए बताया, आई होप सो तुमको ये समझ में आया, ठीक है। तो ये छोटा सा एक मैंने डायग्राम बना के रखा है तुम लोगों के लिए। 2 पैरेलल प्लेट्स है, एक में पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, एक नेगेटिव चार्ज है। ये जो डॉटेड लाइन्स दिख रहे हैं तुमको, दिस आर द एक्सटर्नल फील्ड। इसका वैल्यू हमने क्या रख के रखा है, ई नॉट। इसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके रखा, देखो ध्यान से, और एक मैंने कंडक्टर इंसर्ट करके रखा। और हमने अब तक जो सीखा है उसी को ही यूज़ करेंगे। बाहर का फील्ड कितना, ई नॉट। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने के माना,
और मुझे ये पता है कि एक्सटर्नल फील्ड अगर E0 है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड होगा उसका वैल्यू कितना होगा, E0/K। एक्सटर्नल फील्ड से K टाइम्स कम, E0/K। इज दैट क्लियर? एंड कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, 0। ये को हमने क्या लिख के रखा है, 0 लिख के रखा है। सिंपल। डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक्सटर्नल फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है एंड कंडक्टर में तो रिजल्टेंट फील्ड 0 ही हो जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अच्छा, और एक छोटा सा चीज़ कभी कभी काम में आता है। अगर तुमको कोई पूछे V+ माइनस V-, अरे सर क्या कह रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, V+ हो गया इस प्लेट का पोटेंशियल, V- हो गया इस प्लेट का पोटेंशियल, ठीक है ना। दिस इज अ हायर पोटेंशियल, दिस इज अ लोअर पोटेंशियल। V+ माइनस और V- मतलब डिफरेंस निकालने के लिए पूछा है, ठीक है ना। डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस इज नथिंग बट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये मैंने T1 डिस्टेंस लिखा है। T1 डिस्टेंस के लिए कौन सा फील्ड काम कर रहा है, E0, तो मैंने लिख दिया E0 इंटू T1। ये जो T2 थिकनेस के लिए फील्ड कितना है, E0/K, तो हमने क्या लिख दिया, E0/K इंटू T2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इस जगह के लिए फील्ड फिर से क्या हो जाएगा, E0, और E0 के लिए T3 तक का काम क्या होगा, E0 इंटू T3। कुछ पेजे में जा रहा ही नहीं जा रहा। और यहाँ पर फील्ड कितना है, 0, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वर्क डन होगा ही नहीं, वर्क डन होगा 0 इंटू T4, वही लिख के रखा 0 इंटू T4। एंड लास्ट में ये जो बाकी का जगह है जिसका थिकनेस T5 है, इसमें फिर से फील्ड E0 है बिकॉज यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड E0 है और वर्क डन कितना होगा, E0 इंटू T5। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तुमको? इज दैट क्लियर? पक्का? तो ऐसे करके हम यूज करेंगे इस कंसेप्ट को। सिंपल सा चीज़, डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक्सटर्नल फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट फील्ड 0 हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे जाके इसको हम फिर से यूज़ करेंगे, सारे आइडियाज़ फिर से यूज़ होगा, अच्छे से पढ़ना है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट, किसी का कोई डाउट ही नहीं होता। आई एम सो सरप्राइज्ड, यू नीड टू कमेंट, यू नीड टू आस्क मी, आई विल क्लैरिफाई द डाउट्स। इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? एन्जॉय दिस एंड let's meet soon. Take care.